Hi students, welcome to another video. This video is again from P block, नीट क्वेश्चंस ऑफ P block. आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे नीट क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप 17 एंड 18. पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में लिखा हुआ है दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम नीट एग्जाम 2021 एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रुप 17. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1 में एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन एज HF less than HCl less than HBr less than HI. एंड स्टेटमेंट 2 में इसका रीजन बताया गया है एज द साइज ऑफ द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF, HCl, HBr and HI decreases and so the acid strength increases. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and statement 2 are false. Statement 1 is correct, statement 2 is false. Statement 1 is incorrect but statement 2 is true. तो ये ऑप्शन में से आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन. सो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है इसमें स्टेटमेंट 1 में जो कहा गया है वो ट्रू है. ट्रू किस लिए, उसका रीजन सुनिए. उसका रीजन ये है कि ये जो आपके हाइड्रोजन हैलाइड्स है HF, HCl, HBr एंड लास्ट में HI, इनमें जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम के साइज ग्रुप में आप नीचे जा रहे हो तो हाइड्रोजन एटम के साइज जो है ग्रेटर और ग्रेटर हो रहा है. सो बॉन्ड लेंथ का क्या हो रहा है, जो HF बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटा है. उसके बाद ग्रेजुअली क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ है दैट विल ग्रेजुअली इंक्रीज. इस तरह से बॉन्ड लेंथ जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा एज द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. सो एज द बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज सो बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज एंड इफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस देन व्हाट विल हैपन, बॉन्ड विल इजीली ब्रेक एंड इफ द बॉन्ड ब्रेक्स इजीली देन इट विल प्रोड्यूस व्हाट, H प्लस आयन. इट विल प्रोड्यूस एसिड स्ट्रेंथ. तो H प्लस आयन के प्रोडक्शन के जो ईज है उसी के ऊपर हम जांच करते हैं. HI जो है it will produce the H plus ion most readily because the bond will break very easily as the bond strength is very less, bond length सबसे बड़ा है यहाँ पे. और उसके बाद ग्रेजुअली एसिड स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाएगा. तो यहाँ पे सही ऑर्डर दिया है कि HF का जो एसिड स्ट्रेंथ है सबसे कम है, HI का जो एसिड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है. स्टेटमेंट 2 में वही बोला है कि एज द साइज ऑफ द एलिमेंट्स, जो हाइड्रोजन एटम्स है उनके साइज इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है एंड सो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. तो व्हिच स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट वन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड द स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. तो यही ऑप्शन जो नंबर 1 में है that is the correct option. This is the next question student. This question was from group 18 of P block. So let's see what is the question and let's solve it. The question says noble gases are named because of their inertness towards reactivity. This is right because noble gases का नाम noble gas इसीलिए पड़ा है because they are inert towards chemical reactivity. ये जो इनर्टनेस टुवर्ड्स केमिकल रिएक्टिविटी इसको माना जाता है एज ए साइन ऑफ नोबिलिटी. इसके बाद बोल रहा है कि आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम. इनके बारे में ये जो स्टेटमेंट्स है इनमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है. तो एक एक करके स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं. तो देखिए, नोबल गैसेस आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट. नोबल गैसेस वाटर में स्पैरिंगली सॉल्युबल है. स्पैरिंगली सॉल्युबल मतलब स्लाइटली सॉल्युबल. तो यहाँ पे क्या कारण है, व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पोलर वाटर मॉलिक्यूल एंड द नोबल गैसेस, वो हम पहले जान लेते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है. एक नोबल गैस का एटम, उसमें नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकल होता है. इस तरह से हमने सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखा दिया. लेकिन जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर वाटर मॉलिक्यूल व्हेन इट कम्स नियर द नोबल गैस देन व्हाट हैपेंस, ये अपना डाइपोल को इंड्यूस कर देते हैं नोबल गैस के एटम में. और आपको पता है कि जस्ट लाइक मैग्नेट्स, जब डाइपोल इंड्यूस होगा तो नियर एंड में ऑपोजिट पोल इंड्यूस होता है और फार एंड में सेम पोल इंड्यूस होता है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस तरफ से शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगा तो इधर में जो है स्लाइटली
पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा और इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। इस तरफ में हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से एक और वाटर मॉलिक्यूल जो है अपना ऑक्सीजन एंड से इसके साथ इंटरेक्शन करेगा। जैसे यहां पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अपना हाइड्रोजन एंड से इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है। तो यहां पे किस टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हो रहा है बिटवीन द पोलर वाटर मॉलिक्यूल एंड द नोबल गैस? इट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन व्हिच इज अ वेरी वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इसको वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहा जाता है, बट देन इट विल बी डेवलप्ड एंड दैट्स व्हाई द नोबल गैसेस दे डिसॉल्व इन वाटर। अब ग्रुप में क्या होगा, जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से हीलियम से लेकर के रेडन तक नीचे जाओगे, solubility will gradually increase because with the increase in the size of the noble gases extent of polarization will increase। ये जो हुआ है इसको हम polarization कहेंगे। and so the magnitude of van der Waals force of interaction जो कि यहाँ पे dipole induced dipole interaction है उसका magnitude भी gradually increase होता जाएगा जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे तक जाओगे। and so the solubility will gradually increase। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बाद में मैं आ रही हूं, थर्ड और फोर्थ को देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है, सही है कि नहीं है। नोबल गैसेस हैव वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, इट इज करेक्ट। डिस्पर्शन फोर्स का ही दूसरा नाम है लंडन फोर्सेस। नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में डिस्पर्शन फोर्स या तो लंडन फोर्स एग्जिस्ट करता है। लंडन फोर्स या तो डिस्पर्शन फोर्स क्या है, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, एक बार और आपको याद दिला दूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मैंने अभी आपको दिखाया कि नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से सिमेट्रिकल होता है, लेकिन मोमेंटरीली क्या हो सकते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक पर्टिकुलर साइड में मानो कि शिफ्ट होकर के आ गया तो दूसरा एंड से अगर इस एंड में आ गया, ये एंड को मिलेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये एंड हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो दैट मींस एक मोमेंटरी डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। ये मोमेंटरी डाइपोल जैसे क्रिएट होगा वो एडजेसेंट एटम में क्या करेगा, डाइपोल इंड्यूस कर देगा। दैट मींस एडजेसेंट एटम में इस साइड में हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस साइड में हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये जो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन इनके बीच में चलेगा, ये बिल्कुल जो है परमानेंट नहीं है, ये बनते हैं टूट जाते हैं, फिर बनते हैं फिर टूट जाते हैं। तो इसी फोर्स का नाम है डिस्पर्शन फोर्स या तो लंडन फोर्स। तो नोबल गैसेस के एटम्स जो है दे आर हेल्ड बाय वेरी वीक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जिसको वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहा जाता है एंड ये ट्रू है। सो स्टेटमेंट जो 3 है दैट इज करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी सही है। नोबल गैसेस का आपको पता है कि दे हैव कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, NH2 इनका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम को छोड़ देने से हीलियम का है डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। So that means there is no vacant room in the valence shell where an additional electron can be adjusted. तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए वैलेंस शेल में कोई जगह नहीं है। सो अगर इनको इलेक्ट्रॉन एडिशनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तब क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को रखना कहां होगा, इट हैज टू बी प्लेस्ड इन द नेक्स्ट हायर एनर्जी शेल। और नेक्स्ट हायर एनर्जी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना है, इन दैट केस दे विल हैव टू एब्सॉर्ब एनर्जी एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा, इट विल बी पॉजिटिव। व्हेन एडिशनल इलेक्ट्रॉन की गेनिंग से एनर्जी रिलीज होती है तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। बट देन एडिशनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए अगर एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, इन दैट केस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। सो दे ऑल हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज। ये भी सही स्टेटमेंट निकला। तो थर्ड फोर्थ सही है, नंबर 1 सही है, नंबर 2 देख लेते हैं। नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है बिकॉज नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में अभी हमने एक्सप्लेन किया व्हाट काइंड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज देयर, इट इज द डिस्पर्शन फोर्स व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी वेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एंड दैट्स व्हाई दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। So this statement is incorrect. Number 2, this is a question जिसमें आपको मैचिंग करना है, ये कॉलम के साथ ये कॉलम को मैच करना है और इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है ABCD में से। तो अब देखिए प्योर नाइट्रोजन, इनमें से किसको आपको लगता है कि किसके साथ प्योर नाइट्रोजन को मैच होना चाहिए, ये होगा नंबर 4 सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। प्योर नाइट्रोजन मैन्युफैक्चर करने के लिए हम जो है सोडियम एजाइड या तो बेरियम एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, ये रिएक्शन होती है।
एजाइड आयन का फॉर्मूला है N3-। सोडियम के साथ जब कंबाइन करेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा NaN3। बेरियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होगा? BaN3 बिकॉज Ba का चार्ज है +2, तो इसलिए N3 का -1 है, तो N3 2 चाहिए यहाँ पे बेरियम एजाइड का फॉर्मूला में, तो इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा BaN3 बेरियम एजाइड का भी अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है, और ये नाइट्रोजन जो है प्योर नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है। तो आप देख ही रहे हो कि प्योर नाइट्रोजन के साथ ये नंबर 4 मैच करेगा। हेबर प्रोसेस आप सबको पता है, हेबर प्रोसेस में क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है? हेबर प्रोसेस में मैन्युफैक्चर किया जाता है अमोनिया, जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से डायरेक्टली प्रिपेयर होती है। तो हेबर प्रोसेस के साथ आपको अमोनिया को मैच करना है। उसके बाद कांटेक्ट प्रोसेस, ये भी बहुत आसान है। कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर किया जाता है, और ये भी आपने ग्रुप 16 में आपने पढ़ा है। डिकॉन्स प्रोसेस में क्लोरीन प्रोड्यूस किया जाता है। डिकॉन्स प्रोसेस में क्या किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन किया जाता है। कॉपर क्लोराइड को एज कैटलिस्ट यूज किया जाता है, और टेम्परेचर रहता है 723 केल्विन। दिस इज द रिएक्शन ऑफ डिकॉन्स प्रोसेस। HCl एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, दैट मीन्स इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन और वाटर बनते हैं। और यहाँ पे कॉपर क्लोराइड को एज कैटलिस्ट यूज किया जाता है, 723 केल्विन मेंटेन किया जाता है। नंबर ए के साथ कौन मैच करेगा? नंबर 4। और नंबर बी के साथ कौन मैच करेगा? नंबर 3। तो देखिए ऑप्शन ए में ही है, ए के साथ 4, बी के साथ 3, सी के साथ क्या होगा? नंबर 2, सी के साथ नंबर 2, और डी के साथ क्या होगा? नंबर 1, डी के साथ नंबर 1। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी अभी हमने सॉल्व किया था, दैट वाज आस्क्ड इन नीट एग्जाम 2019, एंड ये जो क्वेश्चन है दैट वाज आस्क्ड इन नीट एग्जाम 2018। इसमें लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर हैलोजन? हैलोजेंस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है, वो आपने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सो एसिड, करेक्ट है। सब हैलोजन जो है ये बनाते हैं ऑक्सो एसिड, HOF, HOCl, HOBr, HOI, ये सारे बनाते हैं। इनमें से एक एक करके प्रोटॉन ए रिलीज करते हैं, दैट मीन्स ये जो है एक OH ग्रुप इसमें है जो आयनाइजेबल है, और उसमें से एक प्रोटॉन रिलीज होती है। ऑक्सो एसिड में अगर OH ग्रुप एक ही है तो एक प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं, दैट मीन्स बेसिसिटी 1 है। सो ऑल ऑफ देम दे फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सो एसिड, ट्रू स्टेटमेंट है। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये भी सही है। All of them, fluorine, chlorine, bromine, iodine, ये जो halogens है, they have got shortage of only 1 electron. So they have got very high tendency to accept electron and complete their octet. और आपको पता है कि oxidizing agents are the substances which can gain electrons readily. उनको oxidizing agent कहा जाता है। On the other hand, अगर आप reduction potential values के basis में बोलना चाहते हो, तो all of them they have got positive reduction potential value. That means reduction tendency इनका बहुत high है, electron gain बहुत readily कर सकते हैं। फ्लोरीन का तो आपको पता है कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज गॉट द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, प्लस 2.87 वोल्ट, ये है इसका रिडक्शन इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू। तो दैट मीन्स ऑल कैन एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये भी सही है। नेक्स्ट हम पहले डी को देख लेते हैं, बिकॉज नंबर सी विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर हैलोजन। नंबर डी को देख लेता है, क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू क्लोरीन का ही है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद लार्जेस्ट अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती है, जबकि फ्लोरीन को करना चाहिए था, ये भी +1 का ही बात है। फ्लोरीन सबसे ऊपर में है ग्रुप में, तो फ्लोरीन का टेंडेंसी तो बहुत ही ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, लेकिन फ्लोरीन में एक प्रॉब्लम है कि फ्लोरीन की साइज जो है बहुत ही छोटा है, और इसके कारण जो उसका 2p सबशेल है टोटली कॉम्पैक्ट है, और उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, जिसके कारण जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, इतना इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और जो एनर्जी रिलीज होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में कम होती है। तो क्लोरीन का जो है ग्रुप में सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ये भी सही स्टेटमेंट है। नाउ लेट अस कम टू नंबर सी, ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसका मतलब समझ लो, ऑल बट फ्लोरीन का मतलब क्या है?
इसका मतलब है फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से जो बाकी के हैलोजेंस है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों शो करते हैं। जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में है, मेटल हैलाइड्स में, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1। जैसे कि सपोज कर लो NaCl है, NaBr है, इसमें क्लोरीन का या तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 है, क्योंकि मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में है, मेटल का +1 होगा, सोडियम का +1 होगा, क्लोरीन का -1 होगा। और अगर नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में है तो डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि सपोज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स अगर हम ले लें, इंटर हैलोजन कंपाउंड जो कि कॉम्बिनेशन अमंग द हैलोजेंस, हैलोजेंस के बीच में ही कॉम्बिनेशन होती है। तो एक ऐसा कंपाउंड आप अगर सपोज कर लो ClF, BrF, इस टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड अगर आप ले लो, तो इनमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका तो नेगेटिव में होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ClF में फ्लोरीन, तो आपको पता ही है कि सबसे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट, तो फ्लोरीन का तो ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्लोरीन का क्या है? +1 है। अगर हम ClF3 ले लें, 3 फ्लोरीन एटम का -3 हो गया, तो क्लोरीन का हो जाएगा +3। सो बाकी के हैलोजेंस, यही कहने का मतलब यह है कि बाकी के हैलोजन जो है फ्लोरीन को छोड़ करके वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। फ्लोरीन जो है ऑलवेज -1 ही दिखाते हैं। ओनली वन कंपाउंड इज देयर, HOF, जो कि फ्लोरीन का एक ऑक्सो एसिड है जिसका नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड। इसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 है, लेकिन ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड का बस एग्जिस्टेंस ही है, ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, अपने आप ही डिकम्पोज होकर के HF और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। फ्लोरीन जो है ऑलवेज -1 ही दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। सो दिस वन इज नॉट ट्रू, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको मैचिंग ही करनी है। जो कॉलम 1 है उसमें कुछ जेनन के कंपाउंड्स है और कॉलम 2 में स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। तो इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर को मैच करें, ऐसे तो आप देख देख के मैं आपको बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम चले जाते हैं +1 के बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर में, उसमें हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है। तो ये है फॉर्मूला हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होती है हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस Ma stands for monovalent atoms or groups surrounding the central atom minus C stands for अगर आपका स्पीसीज वो अगर चार्ज है, कैटायन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, प्लस A stands for अगर एनायन है तो उसका जो चार्ज है वो आपको यहाँ पे पुट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे कंपाउंड्स न्यूट्रल है, ये कोई कैटायन या तो एनायन नहीं है, तो हम जो है C और A को यहाँ पे हमें लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो एक एक करके कंपाउंड लेते हैं और उनका स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, x की वैल्यू से जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमने यहाँ पे लिख दिया आपको कि वैल्यू ऑफ x हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp, और अगर sp है तो हाइब्रिडाइजेशन तो शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। अगर x की वैल्यू 3 है मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर 3 है, then the hybridization will be sp2 and the shape will be triangular planar. If the value of x is 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर अगर 4 है, देन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड द शेप विल बी टेट्राहेड्रल। और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर 5 है, देन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d, दैट मींस द शेप विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इफ द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 6, then the hybridization will be sp3d2 and the shape will be octahedral. And if the number of hybrid orbital is 7, then the hybridization will be sp3d3 and the shape will be pentagonal bipyramidal. ये सारी शेप्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे
टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के नीचे नीचे ये शेप्स तब जो है मॉलिक्यूल या तो आयन को होगा जब जो है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द सेंट्रल एटम के साथ जो सराउंडिंग एटम्स या तो ग्रुप्स है उनके नंबर सेम सेम होगा। दोनों नंबर अगर सेम सेम है तो ये जो शेप्स है वही शेप्स होगा मॉलिक्यूल का या तो आयन का। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के साथ जो सराउंडिंग एटम या तो ग्रुप है जिसके साथ वो बॉन्डेड है उनका नंबर अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से कम है, इन दैट केस क्या होगा, ज्योमेट्री जो है रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगा, इट विल बी इरेगुलर ज्योमेट्री। और उसका जो शेप है वो शेप कैसे प्रेडिक्ट किया जाएगा, शेप प्रेडिक्ट करने के लिए हमें पहले देखना होगा लोन पेयर कितना है। लोन पेयर के नंबर कैसे आपको मालूम पड़ेगा, लोन पेयर के नंबर विल बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स और ग्रुप्स। तो देखिए हम एक एक करके कंपाउंड लेते हैं। HCl4 ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड पहले, तो ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड में हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर क्या होगा, इट विल बी हाफ इनटू ज़ेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर कितना है 8 है, तो 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम या तो ग्रुप्स जो कि ज़ेनॉन को सराउंड करके है उसका नंबर कितना है 4 है, और ना तो ये कैटायन है ना ये एनायन है, तो C और A की वैल्यू नहीं चाहिए, इट विल बी 6। दैट मीन्स 6 होने से आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट विल बी sp3d2। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसका होना चाहिए। हम देख लेते हैं अभी लोन पेयर है कि नहीं है। लोन पेयर ऑफ कोर्स है यहाँ पे, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर देखिए कितना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर है 6, और यहाँ पे नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने हैं जो कि फ्लोरीन एटम्स है उनके नंबर कितने हैं 4 है, तो 6 - 4 दैट मीन्स 2 विल बी द लोन पेयर। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर 2 लोन पेयर होते हैं तो शेप क्या हो जाएगा, शेप विल बी स्क्वायर प्लानर, ये इसके साथ मैच होगा। इसके बाद ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड HCF6, इसके केस में हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर कितना है 1/2 × 8 + 6, C और A तो नहीं चाहिए, सो इट विल बी 7 अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d3, ये देखिए 7 होने से sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर 7 है और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 6, तो 7 - 6 एक होगा लोन पेयर, तो एक लोन पेयर है और ये ज्योमेट्री हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सो हियर आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर ऑफ HCF6 जो कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो ये सारी शेप्स जो है ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं हो रहा है, ये सारे इरेगुलर ज्योमेट्री हो रहा है बिकॉज ऑफ लोन पेयर। जहां पर लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर और सराउंडिंग एटम्स के नंबर बराबर है, इन दैट केस द ज्योमेट्री विल बी रेगुलर, और ये जो शेप लिखा हुआ है वही होगा शेप मॉलिक्यूल का। तो HCF6 तब किसके साथ मैच हो रहा है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसके साथ मैच हो रहा है HCF6। उसके बाद HCOF4 कर लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा 1/2 × ज़ेनॉन का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है 8। रिमेंबर यहाँ पे एक चीज, ऑक्सीजन को आप यहाँ पे Ma मतलब मोनोवैलेंट एटम्स को ही आपने कंसीडर करना है। अगर सेंट्रल एटम कोई डाइवैलेंट एटम के साथ बॉन्डेड है उसको आपने नहीं कंसीडर करना है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन एटम के लिए कुछ नहीं आपने लेना है, सिर्फ जो 4 आपका फ्लोरीन एटम है जो मोनोवैलेंट है उसके लिए आपको यहाँ पे 4 ऐड करना है। सो ये कितना हो रहा है 6 हो रहा है। सो द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर 6 है और सराउंडिंग एटम्स यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि वो डाइवैलेंट एटम है कि मोनोवैलेंट एटम है। तो सराउंडिंग एटम्स के नंबर कितना हो रहा है 4 और 1 5 हो रहा है, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो रहा है 6 हो रहा है। दैट मींस 6 - 5 1 विल बी द लोन पेयर। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर एक पोजीशन एक लोन पेयर ऑक्युपाई करती है तो ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर पिरामिडल, मतलब ऐसा ये होगा शेप HCOF4 का। तो दैट मीन्स HCOF4 इसके साथ मैच कर रहा है स्क्वायर पिरामिडल के साथ, नंबर 4 के साथ। लास्ट इज HCO3 मतलब ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड, इसका देख लेते हैं। HCO3 में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना है 1/2 × ज़ेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, और आगे आपको कुछ नहीं ऐड करना है बिकॉज ये मोनोवैलेंट एटम तो इसके साथ बॉन्डेड नहीं है, इसके साथ डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड है, इसलिए Ma के लिए कुछ नहीं पुट करना है, C और A तो चाहिए ही नहीं, इट विल बी 4। अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3।
अब देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर 4 है और सराउंडिंग एटम्स के नंबर 3 है, तो 4 - 3 मतलब एक होगा लोन पेयर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर एक पोजीशन में लोन पेयर होती है, अगेन इट विल बी इरेगुलर ज्योमेट्री, शेप विल बी पिरामिडल। तो ये होगा शेप ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड का। तो ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड तब किसके साथ मैच हो रहा है? ये नंबर 1 के साथ मैच हो रहा है। तो देखिए आप ए के साथ मैच हो रहा है 2, कहां पर है? ए के साथ 2, ए के साथ 2 ये नंबर सी में है। बी के साथ है नंबर 3, बी के साथ नंबर 3, उसके बाद सी के साथ है नंबर 4, सी के साथ नंबर 4, डी के साथ नंबर 1, डी के साथ नंबर 1। ये ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो सी विल बी द करेक्ट कोड इन दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, मैच करना है, आपने करेक्ट कोड को चूज करना है, यहां से मैच करना है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को उनकी ज्योमेट्री के साथ, जबकि यहाँ पे कंपाउंड्स तो 4 है, जो ज्योमेट्री है उसमें एक एक्स्ट्रा भी दे रखा है, तो आपको करेक्टली चूज करना है। और ये क्वेश्चन जो है दिस वाज फ्रॉम नीट एग्जाम 2017। आप सबको पता है कि जो हैलोजेंस है उनका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का क्या होता है? NH2NP5। तो NH2NP5 हमने लिखा है, जो कि N की वैल्यू है वो 2 से लेकर के 5 तक होगा। फ्लोरीन में 2s2 वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन में 3s2 ब्रोमीन में 4s4 आयोडीन में 5s5 ND खाली है, वैलेंस शेल का जो d ऑर्बिटल वो खाली है। तो यहाँ पे XX- कंपाउंड जब बनेगा तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही हैलोजन के पास एक एक p ऑर्बिटल में जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैपिंग होगी और जो एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है वो बन जाएगा और इस तरह से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें तो जो शेप है वो शेप क्या हो जाएगा? लीनियर शेप हो जाएगा। एक ही बॉन्ड है तो लीनियर शेप होगा। तो XX- को हम जो है मैच कर देते हैं, ये लीनियर के साथ होगा। XX- ये लीनियर के साथ मैच होगा। XX-3 में आ जाते हैं, तो X एटम का ग्राउंड स्टेट का तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब XX-3 बनाना है मतलब 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है। तो यहां पे देखो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो इसको भी अनपेयर करना पड़ेगा। ये जो NP ऑर्बिटल्स में ये NPY जो है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके प्रोमोट करके खाली जो ND ऑर्बिटल्स है उसमें ले जाना पड़ेगा। तो इट विल बी द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक एटम जो है ये अपना NP से एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके जो ND ऑर्बिटल्स था उसमें ले गया, वैलेंस शेल का जो d ऑर्बिटल्स था उसमें ले गया। अभी जो है इट विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आप देख रहे हो कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर रहेगा। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब व्हाट इज द ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस तरह से होते हैं, ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और XX-3 का जो है शेप यहां से हमें देखना है, शेप क्या होनी चाहिए। अब देखिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है, तो लोन पेयर को आप कहां रखोगे ताकि मिनिमम रिपल्शन हो? लोन पेयर्स को आपको इक्वेटोरियल पोजीशन में रखना है, बिकॉज इक्वेटोरियल पोजीशन में देयर इज नो रिपल्शन बिकॉज द एंगल इज 120 डिग्री। रिपल्शन होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड के बीच में। तो शेप क्या आ रहा है इस तरह से? XX-3 का शेप आ रहा है टी शेप। XX-3 का हमने मैचिंग करना है तो नंबर 1 के। इसके बाद हम करेंगे XX-5 को। XX-5 में आप देखिए जो एक एटम है उसको 5 बॉन्ड बनाना है, तो 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये जो NPX में इलेक्ट्रॉन पेयर था उसको भी अनपेयर करेगा और अनपेयर करके ले जाएगा जो एम्प्टी d ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में उसमें। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये भी अनपेयर हो गया है और ये जो वैलेंस शेल के d ऑर्बिटल है उसमें चला गया। और इसके बाद ये करेगा मिक्सिंग, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन, एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मींस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो शेप प्रेडिक्ट करता है वो शेप यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर कितना है? 6 है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर, लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स के नंबर कितने हैं? 5 है। तो दैट मीन्स ये जो 6 - 5 ये होगा लोन पेयर के नंबर, तो देयर विल बी 1 लोन पेयर। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इफ वन पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय ए लोन पेयर देन द शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल, इस तरह से होगा। सो दिस इज द शेप ऑफ XX-5 स्क्वायर पिरामिडल।
तो इसको हम मैचिंग करेंगे तब किसके साथ, ये होगा आपका स्क्वायर पिरामिडल, इसके साथ मैच होगा इसे। लास्ट इज XX-7। तो आपको समझ में आ ही रहा है कि XX-7 मतलब 7 बॉन्ड अगर बनाना है तो ये भी अनपेयर हो जाएगा अभी, दैट मीन्स इट विल बी द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो लेट अस मेक इट। सो अब देख सकते हो XX-7 में इलेक्ट्रॉन्स को S से भी प्रोमोट करके D में ले जाना पड़ा, बिकॉज 7 बॉन्ड्स बनाना है। तो P के जो X और Y थे उसमें से तो प्रोमोट हुआ ही है, जो S ऑर्बिटल थे वैलेंस शेल के उससे भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर होकर के प्रोमोट होकर के जो वैकेंट D ऑर्बिटल्स थे उसमें चले गए। उसके बाद ही हुआ 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3। और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में आप देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर 7 है और जो सराउंडिंग एटम्स के नंबर है वो भी 7 है, तो देयर विल बी नो लोन पेयर। मैंने पहले ही बताया था कि नाउ द शेप विल बी, ज्योमेट्री इज रेगुलर नाउ एंड द शेप विल बी एज प्रेडिक्टेड बाय द हाइब्रिडाइजेशन। जब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में कोई इरेगुलरिटी नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप क्या होती है, शेप होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ये बनेगा XX-7। तो हम इसको मैच करते हैं इसके साथ, नंबर 2 के साथ। अभी आप इससे करेक्ट कोड को चुनिए। A के साथ मैच हुआ है 3, तो A के साथ 3 नंबर A में ही है, B के साथ हुआ है नंबर 1 वो भी है, C के साथ हुआ है नंबर 4, ये C के साथ 4 है, और D के साथ है नंबर 2, ये नंबर 2 है। तो ये आपका नंबर A, ऑप्शन A इज द करेक्ट कोड। तो आपको मैंने सारा कुछ शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारा कुछ क्लास 1 का चीज है। 12th क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई भी टीचर आपको इस तरह से इतना डिटेल में नहीं बताएगा। तो आई थिंक you should understand, you should give value to my videos and please subscribe. The next question student, it came in NEET exam 2016. ये जो हैलोजेंस के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आप देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप देखिए ये आपका ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये मॉलिक्यूल्स है F2Cl2, Br2 एंड I2। तो ये जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेंथ ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक हम जा रहा है। दैट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ग्रेजुअली शुड डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, बट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन is very small. It is even smaller than the bond dissociation energy of bromine. रीजन क्या है? रीजन ये है, अगर आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तीनों का बात करो तो क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ब्रोमीन से ज्यादा होगा और ब्रोमीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आयोडीन से ज्यादा होगा। लेकिन फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दैट इज इवन स्मॉलर देन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन। व्हाई? बिकॉज ये जो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है इसमें ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही क्लोज होंगे, and this is due to the very small size of fluorine atom. The lone pairs will be very close to one another and they will repel each other, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो ये जो लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन है उसके कारण ही जो है फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी स्मॉल एंड इट इज इवन स्मॉलर देन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन। इट इज ओनली ग्रेटर देन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ आयोडीन। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। उसके बाद हम 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स इज इन द ऑर्डर HF ग्रेटर देन HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। व्हाट एक्सप्लेन्स द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF? हाइड्रोजन हैलाइड्स में जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है एक्सेप्शनली हाई है। व्हाट इज द रीजन? रीजन यहाँ पे ये है कि जो HF मॉलिक्यूल है इनके बीच में एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बाकी जो HCl, HBr, HI है उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब HCl, HBr, HI मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि HF मॉलिक्यूल्स के बीच में है दैट इज लिटिल स्ट्रॉन्गर देन द वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। HCl, HBr और HI का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HF का बॉइलिंग पॉइंट से काफी कम है। दैट मीन्स इस तरह से आप देखो ये आपका HF है, HCl है, HBr है
और HI है। तो HF का तो abnormally हाई बॉइलिंग पॉइंट है। एज यू विल गो डाउन HCl से HBr, HBr से HI, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो हाइड्रोजन हैलाइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल ग्रेजुअली इंक्रीज बिकॉज द हैलोजन एटम देयर साइजेस आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर आल्सो इंक्रीजिंग एंड सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट विल इंक्रीज। तो HI का बॉइलिंग पॉइंट HBr से ज्यादा, HBr का बॉइलिंग पॉइंट फिर HCl से ज्यादा। तो HF के बाद ही तब बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? HI का, उसके बाद किसका होगा? HBr का, उसके बाद होगा HCl का। सो यही है करेक्ट ऑर्डर। यहां पे तब हम कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे? नंबर ए, there is strong hydrogen bonding between HF molecules. This is the correct option. This is the last question students in this video. इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करूंगी। तो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। Which statement is incorrect? तो देखिए पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि O3 molecule is bent. ये बिल्कुल करेक्ट है। O3 molecule जो कि ओजोन molecule है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, लीव स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन molecule. बेंट स्ट्रक्चर है, ये सही है। इसके बाद है ONF is isoelectronic with O2N minus. ये भी सही होगा। आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको कहा जाता है आपको पता है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो है जिनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल, उनको आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ONF। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है, नाइट्रोजन का 7 है, फ्लोरीन का 9 है। उतने ही नंबर में इनके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है। काउंट कीजिए कितना इलेक्ट्रॉन्स हुआ? 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है और इसमें क्या है? O2N माइनस 8 टू 16, 16 प्लस 7 कितना होगा? 23 प्लस 1, एक नेगेटिव चार्ज है तो 24। तो इसका भी 24 है। तो दैट मीन्स ये दोनों जो है क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। इसके बाद है OF2 is an oxide of fluorine. It is wrong. OF2 is not the oxide of fluorine. अगर ये होता तो फॉर्मूला ये लिखा जाता F2O, लेकिन फॉर्मूला क्या लिखा जाता है? OF2। तो यहां पे बात ये है कि इट इज नॉट द ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन बल्कि इट इज द फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। इसका नाम है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। रीजन क्या है? रीजन है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। सो ये तो इनकरेक्ट है, ये वाला सही है। Cl2O7 डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड, इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ पारक्लोरिक एसिड। पारक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HClO4 एंड इट इज ऑल्सो करेक्ट। Cl2O7 के साथ अगर आप एक मॉलिक्यूल वाटर को ऐड कर देते हो तो बनता है HClO4। ये है पारक्लोरिक एसिड HClO4। मतलब HClO4 से अगर एक मॉलिक्यूल वाटर अब जो है हटा देते हो तो Cl2O7 बनेगा। दैट इज व्हाई Cl2O7 को बोला जाता है इट इज द एनहाइड्राइड ऑफ पारक्लोरिक एसिड। तो इसके साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। वीडियो देख करके अगर आपको लगा कि हाँ मैम अच्छा पढ़ाती है तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है, कोई पर्टिकुलर लेसन ऑर्गेनिक का आप चाहते हो कि उसका नीट क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। या आप चाहते हो कि ऑर्गेनिक का कोई लेसन हेलो एल्केन हेलो एरिन हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, इनमें से कोई लेसन आप चाहते हो मैं टीच करूं आपको तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डू दैट। Thanks for watching the video. Link of the channel will be given in the description box. Please subscribe the channel.